व्हाट इज़ एवेपोरेशन एंड सब्लिमेशन। पहले हम अपनी डेली लाइफ से इसे कंपेयर कर लेते हैं कि हमारी डेली लाइफ के अंदर ऐसे कौन से फिनोमिनाज हैं जो कि एवेपोरेशन को शो कर रहे होते हैं या उसमें एवेपोरेशन हो रही होती है। वी कैन ऑब्जर्व दिस इन आवर एवरीडे लाइफ आल्सो सच एज हॉट टी गेटिंग कोल्ड। आपने देखा होगा जब चाय का कप आप रखते हैं, पहले उसके अंदर भाप उठते हैं, उसको थोड़ी देर के बाद चाय ठंडी हो जाती है। विथ क्लॉथ्स ड्राइंग इन सन, आप जब धूप के अंदर अपने कपड़े गीले कपड़े डालते हैं तो थोड़ी देर के बाद वो भी ड्राई हो जाते हैं। एवेपोरेशन ऑफ प्रिस्पायरेशन फ्रॉम बॉडी, आपके बॉडी पे जब पसीना आता है लेकिन जब थोड़ा टाइम गुजरता है वो आपकी बॉडी से एवेपोरेट हो जाता है। ड्राइंग ऑफ अ मॉप फ्लोर, अगर हम अपना फर्श साफ़ करते हैं, उस पर पोंछा लगाते हैं, आप देखेंगे कुछ टाइम गुजरने के बाद फर्श ड्राई हो जाएगा। ड्राइंग ऑफ विट हेयर, इसी तरह बाल अगर गीले हैं थोड़ी देर के बाद वो भी ड्राई हो जाते हैं। ऐसी कौन सी फिनोमेना होता है कि तमाम चीज़ें हो रही हैं। इसी तरह ड्राइंग अप ऑफ लेक्स एंड रिवर्स, आपने देखा होगा कि दरिया और जो झीलें होती हैं वहाँ पर पानी खुश्क हो जाता है। कुछ मौसम ऐसा आता है जब पानी दरियाओं और रिवर में खुश्क हो जाता है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम मड पॉट्स, इसी तरह मिट्टी के बर्तन से भी पानी एवेपोरेट होता है, हवा में शामिल हो जाता है और मिट्टी के बर्तन से हम कह सकते हैं पानी उठ जाता है। एवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम टॉप सरफेसिस ऑफ द रूफ, इसी तरह छत पर अगर पानी कहीं बारिश का पानी जमा हो कुछ दिनों के बाद वो पानी खुश्क हो जाएगा। एवेपोरेशन ऑफ नेल पॉलिश रिमूवर, इसी तरह अगर नेल पॉलिश रिमूव करने के लिए हम जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं जिसे हम नेल पॉलिश रिमूवर कहते हैं, अगर उन्हें नेल्स पर लगाया जाता है थोड़ी देर के बाद वो खुद ब खुद गायब हो जाता है, वहाँ से नेल्स पे से ख़त्म हो जाता है, हवा में फ़िज़ा में शामिल हो जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ साल्ट्स फ्रॉम ओशन वाटर, समंदर के पानी में नमक का बनना भी एक एवेपोरेशन की आम मिसाल है। ये हमारे डेली लाइफ के फिनोमिनाज हैं। डेली लाइफ में हम ये तमाम चीज़ें देख रहे होते हैं, इनके पीछे वो कौन सा प्रोसेस है जो इन तमाम फिनोमिनाज को रन कर रहा होता है, और वो प्रोसेस है एवेपोरेशन का प्रोसेस। जब आपका चाय का कप ठंडा होता है उसकी बेसिक वजह यही है कि आपके चाय का जो भाप उठ रही होती हैं वो उसे कूलिंग इफ़ेक्ट देती हैं, और आपकी जो टी कप है या टी जो है उसमें मौजूद वो ठंडी हो जाती है। इसी तरह गीले कपड़ों पे से भी पानी एवेपोरेट हो जाता है, फ़िज़ा में शामिल हो जाता है, वेपर्स की सूरत में फ़िज़ा में शामिल हो जाता है। जो पसीना आपकी बॉडी पे आया होता है वो वेपर्स की सूरत में फ़िज़ा में शामिल होगा, जिससे कूलिंग इफ़ेक्ट आएगा। इसी तरह जो भी नमी वाली चीज़ होती हैं, जब हवा में उसकी नमी एवेपोरेशन के थ्रू शामिल होती है देन वो ड्राई हो जाएंगी। हमारी झीलों में और दरियाओं में भी यही देखने में आता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, मुख्तलिफ़ किस्म के तस्वीरों के ज़रिए दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए पसीना आया हुआ है, ये कूलिंग इफ़ेक्ट देगा। यहाँ पे भी एवेपोरेशन का इफ़ेक्ट होगा। चाय के कप के अंदर अगर हम देखते हैं या किसी भी सॉस पैन में से भाप उठ रही होती है, यहाँ पे ये एवेपोरेशन का अमल है। इसी तरह नेल्स के ऊपर जब नेल पॉलिश रिमूवर लगाया जाता है थोड़ी देर के बाद वो ड्राई हो जाता है, यहाँ पे एवेपोरेशन की वजह से वो ड्राई होगा। इसी तरह हम जब गीले कपड़े सन लाइट में डालते हैं वो खुश्क हो जाते हैं, यहाँ पे भी एवेपोरेशन देखने में आता है। देन हम देखते हैं अगर हम देखें तो वाटर साइकिल में क्या है, सबसे पहले होता यह है कि एवेपोरेशन का अमल होता है। कोई भी पानी के जो पानी है वो एवेपोरेशन के थ्रू बादलों में तब्दील हो जाता है। एवेपोरेशन हो गया बादलों में तब्दील हो जाएगा, देन वो प्रेसिपिटेशन के ज़रिए जो है बारिश का सबब बन रहा होता है। ये साइकिल एक चलता है जिसे वाटर साइकिल कहते हैं, इसी का ही एक पार्ट होता है एवेपोरेशन। इसी तरह जब सनलाइट दरियाओं में या झीलों के पानी में पड़ती है तो वो सनलाइट की वजह से पानी वेपर्स में तब्दील होकर फ़िज़ा के अंदर शामिल हो जाता है, और हम इसको कहते हैं कि एवेपोरेशन का अमल हुआ है। एवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग
फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर्स। एवेपोरेशन के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? एवेपोरेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ टर्निंग फ्रॉम लिक्विड इनटू वेपर्स। एवेपोरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर लिक्विड वेपर्स में तब्दील होता है। लिक्विड को हम कहते हैं कि वेपर्स में तब्दील हो जाता है। वेपोरेशन इज़ अ फेज ट्रांजिशन फ्रॉम लिक्विड फेज टू द गैस फेज। एवेपोरेशन का प्रोसेस में क्या है कि फेज़ चेंज होता है। हम जैसे देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द जो सब्सटेंस है वो 3 फेज़ में अमूमन पाए जाते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। यहाँ पे फेज़ चेंज होगा, मींस लिक्विड फेज़ तब्दील हो जाएगा गैस फेज़ में। लिक्विड जो वाटर लिक्विड फॉर्म में है वो गैस में तब्दील होकर फिज़ा में एवेपोरेशन काज करेगा। Date occurs in temperature below the boiling temperature at given pressure. Evaporation is a phase transition from the liquid phase to gas phase. Dates occurs at temperature below the boiling at given temperature. मेन जो हम टेम्परेचर दे रहे हैं इसको, वो लिक्विड को गैस में तो तब्दील करेगा, लेकिन ये डेट अकर एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग, ये लेकिन बिलो द बॉइलिंग होगा एट अ गिवन प्रेशर, एक स्पेसिफिक प्रेशर पे, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर से बिलो होगा। Evaporation is a type of vaporization that occurs on a surface of a liquid as it changes into the gas phase. Evaporation जो है टाइप है वेपोराइजेशन प्रोसेस ही की, लेकिन यहाँ पर सरफेस फिनोमेना हो रहा है। ये सरफेस पे से वेपर्स बनेंगे, ऊपर वाली सतह पे से लिक्विड के वेपर्स बनेंगे और वो गैसियस फॉर्म में तब्दील हो जाएगा आपका लिक्विड। It is a type of vaporization of liquid that occurs only on a surface of liquid. Vaporization is the process in which a liquid changes into a gas without becoming hot enough to boil. Vaporation का अमल ज़रूर होगा, लिक्विड को इतना टेम्परेचर मिल जाता है कि वो गैस में तब्दील हो जाए, लेकिन इतना गर्म नहीं होता कि वो बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे। It occurs only at a exposed surface of the liquid. सरफेस जो है वैसे ही लिक्विड एवेपोरेट होकर फिज़ा में शामिल होगा। ये देखिए वाटर साइकिल में दिखाया गया है। यहाँ पर वाटर कलेक्शन ही सनलाइट की वजह से एवेपोरेशन हुए, एवेपोरेशन कंडेंसेशन की वजह से देखें क्लाउड्स में प्रेसिपिटेशन की वजह से बारिश हो रही है। ये तमाम एक साइकिल चलता है, वाटर का एक साइकिल चलता है, इसे हम कहते हैं वाटर साइकिल, और इसमें एवेपोरेशन का अहम किरदार है। इसी तरह सनलाइट जब अब दरिया के या झील के पानी से टकराती है तो एवेपोरेशन का अमल होता है, जिससे क्या होगा, पानी वेपर्स में तब्दील होकर फिज़ा में शामिल हो जाएगा। सेपरेटिंग मिक्सचर, अमूमन ये टेक्निक, एवेपोरेशन की टेक्निक्स बहुत से मिक्सचर्स को, सब्सटेंस को सेपरेट करने में भी इस्तेमाल होती है। हम कह सकते हैं प्योरीफिकेशन में भी ये इस्तेमाल होती है, लेकिन यहाँ पे हीट चाहिए ताकि प्रोडक्ट पे से जो हम अलहदा कर रहे हैं चीज़, वो एवेपोराइजेशन प्रोसेस से गुजर कर हम उसे सेपरेट कर सकें। यहाँ पर देखिए एवेपोरेटिंग डिश है और मिक्सचर है सॉल्ट एंड वाटर का। जब हीट पहुँचाई जाएगी, इसके नीचे बर्नर चल रहा है, हीट पहुँचाई जाएगी तो हीट की वजह से वाटर फ्यूम्स की सूरत में या वेपर्स की सूरत में बाहर रिलीज़ हो जाएगा, और इस तरह हम अपने डिज़ायर प्रोडक्ट को सेपरेट कर सकते हैं। क्योंकि वाटर एंड साल्ट का मिक्सचर है, वाटर रिलीज़ हो जाएगा, साल्ट रह जाएगा, और हम इस तरह बहुत सारे मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं। क्या कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इफ़ेक्ट करते हैं वेपोराइजेशन के प्रोसेस पर? कंसंट्रेशन ऑफ एयर, कंसंट्रेशन, आपकी कंसंट्रेशन जो सब्सटेंस है एयर के अंदर वो भी इफ़ेक्ट कर रहे होते हैं वेपोराइजेशन पे। इफ़ द एयर इज़ ऑलरेडी सैचुरेटेड विद अदर सब्सटेंस विल एवेपोरेट मोर स्लोली। इसी तरह अगर आपकी फ़िज़ा में ज़्यादा नमी है, आपकी हवा के अंदर ज़्यादा नमी है, उस वक्त भी एवेपोरेशन का अमल कम हो जाता है। आपने देखा होगा अगर आप इस तरह के इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा नमी होगी, वहाँ पर आपका पसीना इतनी जल्दी एवेपोरेट नहीं होगा, जिसकी वजह से कूलिंग इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, और आपको अमूमन बारिश के बाद गर्मी का एहसास और ज़्यादा होने लगता है, घुटन का एहसास और ज़्यादा होने लगता है, वो भी इसी वजह से है। फिर फ्लो रेट ऑफ एयर डिपेंड कर रही है। हायर द फ्लो रेट ऑफ एयर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर हवा का फ्लो रेट ज़्यादा है तो एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी।
इसीलिए हम जब किसी फ़ैन के आगे गीला कपड़ा सुखाते हैं तो वो जल्दी ड्राई हो जाता है, क्योंकि उधर एवेपोरेशन का अमल जल्दी हो रहा होता है। या अगर हम किसी फ़ैन के नीचे कोई भी चीज़ ठंडी होने के लिए रख देते हैं तो वो जल्दी ठंडी होती है, एवेपोरेशन का अमल क्योंकि तेज़ हो जाता है। तो फ्लो रेट ऑफ एयर अगर इंक्रीज़ होगा, एवेपोरेशन का अमल भी इंक्रीज़ होगा, यानी कि कूलिंग इफेक्ट भी बढ़ जाएगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी इफ़ेक्ट करती हैं। स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस लेज़र विल बी द एवेपोरेशन, क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली मॉलिक्यूल्स, लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में अट्रैक्ट हुए होंगे तो उन्हें वेपर्स में तब्दील होने में टाइम लगेगा, ज़्यादा फोर्स चाहिएगी। तो स्ट्रॉन्गर द फोर्सेस लेज़र विल बी द एवेपोरेशन, कम हो जाएगी एवेपोरेशन अगर स्ट्रॉन्ग फोर्सेज है, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है सरफेस एरिया। सरफेस एरिया भी डिपेंड करता है कि आप किसी भी चीज़ का सरफेस एरिया क्या है, ठीक है। जैसा आपने देखा होगा कि अगर आप किसी बड़े बर्तन में कोई चीज़ बॉईल करते हैं देन वो जल्दी खुश्क हो जाती है। अगर आप किसी बड़े मुँह के बर्तन में कोई भी चीज़ बॉईल करेंगे, मिल्क बॉईल करते हैं या वाटर बॉईल करते हैं, देन वो जल्दी एवेपोरेट होती है और वो जल्दी फ़िज़ा में शामिल हो जाती है, उसकी मिक़दार जल्दी कम हो जाती है। जबकि अगर आप वही चीज़ किसी ऐसे बर्तन में बॉईल करते हैं जिसका मुंह ज़्यादा बड़ा नहीं है, ऊपर से उसका टॉप जो है वो ज़्यादा खुला नहीं है, देन उस टाइम लगेगा उसको एवेपोरेट होने में। इसलिए सरफेस एरिया इसी तरह, अगर लार्जर द सरफेस एरिया ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है देन रेट ऑफ एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा। ये अगर आप किसी भी प्रोडक्ट को ड्राई होने के लिए रखते हैं और उसे फैला के रखते हैं किसी ट्रे के अंदर, वो जल्दी ड्राई हो जाती है क्योंकि उसका सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और अगर वही चीज़ आप किसी ऐसे बंद बर्तन में रखेंगे जिसमें वो फैलाई हुई नहीं हो तो उसे ड्राई होने में कई दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद टेम्परेचर भी एक पैरामीटर है जो कि इफ़ेक्ट करता है एवेपोरेशन पे। लार्जर द टेम्परेचर ग्रेटर विल बी द रेट ऑफ एवेपोरेशन। टेम्परेचर ज़्यादा होगा, एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि टेम्परेचर क्या करेगा, टेम्परेचर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस को ओवरकम करेगा, क्योंकि एनर्जी होगी, एनर्जी मॉलिक्यूल्स में एनर्जी पहुंचेगी एंड जिसकी वजह से वो एक्साइट हो जाएंगे तो उनकी इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो हैं वो वीक पड़ जाएंगी और एवेपोरेशन का अमल तेज़ हो जाएगा। इसी तरह डेंसिटी भी इफ़ेक्ट करती है। हायर द डेंसिटी द स्लोअर आर लिक्विड वेपर्स। जिस तरह ही मॉलिक्यूल्स डेंस होंगे, डेंस होने की वजह से उनकी एवेपोरेशन रेट डिक्रीज़ हो जाएगी। हम इसी तरह कर ले सकते हैं, अगर कोई भी चीज़ बचनी होती है तो उसे हम इतनी जल्दी जो है एवेपोरेट नहीं कर सकते। यहाँ पे भी डेंस मीन्स के हायर द डेंसिटी, अगर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई है तो स्लो द एवेपोरेशन। एजिटेशन इफेक्ट करती है। द प्रोसेस ऑफ एजिटेशन इंक्रीज़ द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर आप किसी चीज़ को हिलाते रहेंगे एंड बॉइलिंग के दौरान में अगर आप किसी भी चीज़ को हिलाते रहेंगे तो वो जल्दी से एवेपोरेट होगी, वो चीज़ जल्दी एवेपोरेट हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसे सिर्फ एक बार बॉइलिंग उस हीटर पर रख के छोड़ देंगे और इसे हिलाएंगे नहीं, देन वो टाइम लेगी बॉयल होने में। और एवेपोरेशन का रेट भी स्लो होगा इसके अंदर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, रेट ऑफ वेपोराइजेशन विल इंक्रीज विद डिक्रीज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ है देन एवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ होगा। तो आप लोगों को समझ में आया, एजिटेशन अगर जो है ज़्यादा है, इंक्रीज़ है एजिटेशन का रेट, देन एवेपोरेशन ज़्यादा होगा। एवेपोरेशन इसलिए ज़्यादा हो क्योंकि जब हम बार बार चीज़ को ऊपर नीचे कर रहे हैं, चला रहे हैं, देन उसका एक्सपोज भी ज़्यादा है, हम ये कह सकते हैं। एक्सपोज ज़्यादा होगा तो उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज़ है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन इन विल इंक्रीज विद डिक्रीज इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कुछ और डिटेल। ये टेम्परेचर क्या है। टेम्परेचर हायर द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड हायर रेट एज मोर मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस आर एनर्जेटिक इनफ टू एस्केप। क्योंकि टेम्परेचर जैसे ही हाई होगा मॉलिक्यूल्स को एनर्जी मिलेगी तो वो एक्साइट हो जाएंगे तो वो ईज़िली अपनी जगह को छोड़कर मूव कर सकते हैं, यानी कि एवेपोरेशन का अमल ज़्यादा होगा। ह्यूमिडिटी ऑफ सराउंडिंग, अगर आपके इर्द गिर्द नमी ज़्यादा है, हायर द ह्यूमिडिटी लोअर रेट एज मोर वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन एयर टू हीट द एस्केप मॉलिक्यूल्स बैक टू द लिक्विड। अगर आपके इर्द गिर्द नमी ज़्यादा है तो आप
जो वेपर्स हैं वो इतनी जल्दी इन्वायरमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि पहले इन्वायरमेंट सैचुरेट हुआ है, पहले इन्वायरमेंट में वेपर्स की मिकदार ज़्यादा है, नमी की मिकदार ज़्यादा है, इसलिए वेपोरेशन का अमल डिक्रीज़ हो जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट अगर हम देखें, बॉइलिंग पॉइंट, लोअर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द लिक्विड, फास्टर रेट एज बाउंड बिटवीन लिक्विड मॉलिक्यूल्स आर वीकर, लेस एनर्जी नीडेड टू चेंज इन गैसियस स्टेट। surface of liquid, larger the surface area, more molecules can escape from the liquid, greater rate. Movement of air, remove the liquid molecules as soon as they escape. अगर एयर की मूवमेंट ज़्यादा है, रेट ज़्यादा है, देन एवेपोरेशन का रेट भी इंक्रीज़ होगा। प्रेशर, रिड्यूस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इंक्रीज द रेट ऑफ एवेपोरेशन। अगर रिड्यूस होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देन इंक्रीज़ हो जाएगा रेट ऑफ एवेपोरेशन। ये कुछ फैक्टर्स हैं जो कि इम्पॉर्टेंट हैं। यहाँ पे भी देखिए कुछ हैं फैक्टर। लेटेंट हीट से रेडिएशन का अगर हम देखते हैं, एनर्जी इज़ नीडेड टू ब्रेक द बॉन्ड इन वाटर मॉलिक्यूल्स टू ब्रिंग देम टू द वेपर स्टेट। टेम्परेचर क्या है, ऑफ एयर एंड वेपरिंग सरफेस, एवेपोरेटिंग सरफेस, इंक्रीज द टेम्परेचर, इंक्रीज द एवेपोरेशन रेट। ये हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर दिया। ह्यूमिडिटी क्या है, हायर द ह्यूमिडिटी, हाई ह्यूमिडिटी डिक्रीज एबिलिटी तो एयर टू एब्जॉर्ब मोर वाटर वेपर्स एंड रिड्यूस द एवेपोरेशन रेट। अगर नमी, ह्यूमिडिटी नमी को कहते हैं, अगर नमी ज़्यादा है इन्वायरमेंट के अंदर, जो क्या करेगी, वो डिक्रीज़ कर देगी हवा को, की एबिलिटी को, कि वो एब्जॉर्ब करे वाटर वेपर्स को, एंड रिड्यूस हो जाएगा एवेपोरेशन रेट। देन विंड, हाई द विंड कहें या एयर कहें हम इसे, हाई द टर्बुलेंस विंड स्पीड इंक्रीज द एवेपोरेशन रेट। अगर विंड की स्पीड ज़्यादा है, हवा की एयर स्पीड ज़्यादा है, देन एवेपोरेशन रेट भी इंक्रीज होगा। क्वालिटी ऑफ वाटर, द प्रेजेंस ऑफ सॉल्यूट रिड्यूस द एवेपोरेशन। अगर आपके वाटर के अंदर इम्प्योरिटीज़ ज़्यादा हैं या सॉलिड पार्टिकल्स ज़्यादा हैं, देन एवेपोरेशन को वो रिड्यूस कर देंगे। एवेपोरेशन फ्रॉम सी वाटर इज़ लेस देन डेट ऑफ प्योर वाटर। इसलिए प्योर वाटर जिनमें इम्प्योरिटीज़ कम है, जिनमें मिनरल्स कम है, सॉल्यूट कम है, उसकी एवेपोरेशन ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू सी वाटर, क्योंकि सी वाटर में बहुत ज़्यादा मिनरल्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से उसकी एवेपोरेशन रेट कम होता है। नेचर ऑफ एवेपोरेटिंग सरफेस, द लार्जर द सरफेस एरिया and roughness, the higher the amount but lower the depth of the evaporation. सरफेस एरिया का जैसा मैंने बताया था, अगर सरफेस एरिया ज़्यादा है देन एवेपोरेशन भी ज़्यादा होगी, क्योंकि ज़्यादा सरफेस मिल जाएगी मॉलिक्यूल्स को एवेपोरेट होने के लिए, एस्केप करने के लिए अपनी जगह से। एप्लीकेशन क्या है एवेपोरेशन की, जो एवेपोरेशन का हम फिनोमिना पढ़ रहे हैं उसकी एप्लीकेशन क्या है। एवेपोरेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस इन अ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल। इट इज़ यूज्ड इन अ प्रिपरेशन ऑफ लिक्विड एक्सट्रैक्ट, सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, ड्राई एक्सट्रैक्ट। मुख्तलिफ़ किस्म के एक्सट्रैक्ट जब हम निकालते हैं, या हम कह सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के लिक्विड्स के एक्सट्रैक्ट या सॉफ्ट एक्सट्रैक्ट, ड्राई एक्सट्रैक्ट हम निकालते हैं, उन प्रोसीजर के अंदर ये इस्तेमाल हो रहा होता है फार्मास्यूटिकल फार्मूलेशंस में। इन द कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा एंड सीरम, इट इज़ आल्सो यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स कंटेनिंग एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड मैनी अदर सब्सटेंसेस। द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस डिफरेंट ड्रग्स के, एंटीबायोटिक्स, एंजाइम्स में, हार्मोन्स के, ये प्रोसीजर इस्तेमाल किया जाता है। और हम कह सकते हैं कि क्रूड ड्रग से हम जब मुख्तलिफ किस्म के एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, देन इस प्रोसीजर को अप्लाई किया जाता है। ये ड्राइंग हमने करनी होती है क्रूड ड्रग की, वहाँ पे भी हमें यूज़ करते हैं एवेपोरेशन के। हम मुख्तलिफ़ किस्म को चीज़ों को ड्राई कर रहे होते हैं, देन वहाँ पे एवेपोरेशन का अमल देखने में आता है। इसी तरह ब्लड कंसनट्रेशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा सीरम used to concentrate the blood serums and some hormones, enzymes, antibiotics are also prepared by this method. बहुत सारी फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल हो रहा होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में ये प्रोसीजर इस्तेमाल होता है एवेपोरेशन का, या कुछ इम्प्योरिटीज़ को सेपरेट करने के लिए भी ये मेथड इस्तेमाल किया जाता है। दैन नेक्स्ट है व्हाट इज़ सब्लिमेशन। एक तरफ जहाँ हमने ये देखा कि लिक्विड गैस में तब्दील हो रहा है तो एवेपोरेशन का अमल है, वहाँ पे ही सब्लिमेशन का जानना भी बहुत ज़रूरी है। व्हाट इज़ सब्लिमेशन। जैसे देखिए आइस दिखाई गई है यहाँ पर, ये देखिए ये आइस दिखाई गई है, इसमें से आप ये देखें भाप की तरह एक चीज़ उठ रही है, मीन्स आइस सॉलिड है, इसे लिक्विड में तब्दील होना चाहिए था। अगर सॉलिड है तो इसे जैसे हम टेम्परेचर दें तो इसे लिक्विड में तब्दील होना चाहिए था, लेकिन नहीं, यहाँ पे वो डायरेक्ट फ्यूम में, गैस में तब्दील हो रही है। हम अक्सर फ्रीज़र का दरवाज़ा खोलते हैं तो हमें धुआं सा उठता नज़र आता है।
हालांकि अगर जब हम फ्रीजर का दरवाज़ा खोल रहे हैं और टेम्परेचर वहाँ पे चेंज हो रहा है तो उसको लिक्विड की बजाय वो डायरेक्ट गैसियस फॉर्म में तब्दील हो गई एक चीज़ है। तो सब्लिमेशन को हम इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं, सब्लिमेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू द लिक्विड्स। दरमियान वाली फेज़ होती नहीं है, लिक्विड वाली फेज़ सॉलिड लिक्विड में चेंज नहीं होता बल्कि डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाता है। सब्लिमेशन इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच सॉलिड कन्वर्ट इनटू गैस डायरेक्टली विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो रहा है। एनी सॉलिड वेपर्स ट्रांजिशन इज़ कॉल्ड सब्लिमेशन। इसमें भी फेज़ चेंज होगा, लेकिन फेज़ कैसे चेंज होगा, सॉलिड वेपर्स में तब्दील हो रहे हैं, वहाँ पे लिक्विड वेपर्स में तब्दील हो रहा था वेपोरेशन के अंदर, लेकिन यहाँ पे सॉलिड वेपोरेशन, सॉलिड जो है वेपर्स में तब्दील हो रहा है, सॉलिड हम कह सकते हैं गैसियस स्टेट में जा रहे हैं एकदम। आफ्टर द सब्लिमेशन ऑब्टेन मटीरियल नोन एज अ सब्लिम्ड मटीरियल, राइट, इसे हम कहेंगे सब्लिम्ड मटीरियल। आप यहाँ पे देखिए सॉलिड है हमारे पास, कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है हमारे पास, हमने उसे थोड़ी हीट दी और वो मेल्टिंग पे जाता है, तो मेल्ट होने के बाद वो लिक्विड में तब्दील होता है, नॉर्मल फॉर्मिना ये है। देन वो गैस में तब्दील होता है। हम पानी को, अगर हम किसी सॉलिड चीज़ को रखते हैं तो सॉलिड चीज़ पहले पिघलेगी, पिघलने के बाद वो लिक्विड में तब्दील होगी, फिर वो गैसियन में तब्दील होगी। लेकिन सब्लिमेशन में क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड, हम ये कह सकते हैं सब्लिमेशन में सॉलिड डायरेक्टली गैस में तब्दील होगा, इसे हम कहेंगे सब्लिमेशन प्रोसेस। सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो रहा है, लिक्विड में तब्दील हुए बगैर। लिक्विड वाला स्टेप होगा ही नहीं सब्लिमेशन में, सॉलिड डायरेक्ट गैस में तब्दील हो जाएगा और लिक्विड वाला प्रोसीजर नहीं होगा इसमें। सब्लिमेशन इज़ अ प्रोसेस इन विच सॉलिड चेंज डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड कौन कौन से हो सकते हैं इसमें, सॉलिड्स आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, कैम्फर, सल्फर आयोडीन एंड ड्राई आइस आर द एग्जांपल्स ऑफ सब्लिमेशंस। ये कुछ ऐसे कंपाउंड्स हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं जो कि सब्लिमेशन का अमल दिखा रही होती हैं। देखिए यहाँ पे भी ये ड्राई आइस दिखाई गई है, ड्राई आइस भी सब्लिमेशन के तहत बनाई जाती है। एग्जांपल्स में आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड, आयोडीन, नेफ्थलीन, बेंजोइक एसिड, इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। हमारी आम लाइफ के अंदर एयर फ्रेशनर, सॉलिड एयर फ्रेशनर आते हैं, राउंड शेप में भी आ रहे होते हैं, या फिर इस तरह की शेप में होते हैं जिनको हम वॉशरूम्स में या कहीं पे भी रख देते हैं, तो कुछ अर्से के बाद वो फ़िज़ा में खुद ब खुद शामिल होकर ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन उनमें से फ्रेगनेंस निकलती रहती है। जब तक वो उनका एक ख़ास टाइम पीरियड है, जब तक वो फ़िज़ा में एवेपोरेट नहीं होते उससे पहले तक वो फ्रेगनेंस देते रहते हैं, उस एरिया में खुशबू रहती है हर वक्त। तो ये सॉलिड एयर फ्रेशनर इसकी एक एग्जांपल है आम लाइफ में। इसी तरह नेफ्थलीन्स की कुछ गोलियां आती हैं जिनको हम अलमारी में और या कहीं ऐसी जगह पे रखते हैं जहाँ पे कीड़े वगैरह होते हैं, या कपड़े काटने वाले कीड़े मौजूद होते हैं, कपड़ों की अलमारियों में रख रहे होते हैं, डिफरेंट किस्म के इस तरह के कीड़ों को मारने के लिए ये नेफ्थलीन की गोलियां आती हैं, ये भी सब्लिमेशन के तहत ही बनाई जाती हैं। फिर आयोडीन का जिक्र आया है यहाँ पे, देखें आयोडीन जो है सॉलिड फॉर्म में जब इसका होता है पाउडर, देन ये एवेपोरेट हो जाता है पिंक कलर के गैस के अंदर, लिक्विड में तब्दील नहीं होगा बल्कि गैस में तब्दील हो जाएगा। इसी तरह ड्राई आइस हम देखते हैं, ड्राई आइस भी इसी फिनोमेना के तहत बनाई जाती है। The vapors or cooling give crystals of a pure solid organic compounds. The crystalline materials as obtained is called sublimate. Sublimation used to purification of solid organic compounds by separating volatile organic compounds from non-volatile impurities. कहाँ पे इस्तेमाल होता है ये, अमूमन अगर प्योरीफिकेशन का अमल करना हो सॉलिड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, या फिर वोलेटाइल सब्सटेंस को नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज़ से अलहदा करना हो, वहाँ पे भी ये प्रोसीजर अप्लाई किया जाता है। या फिर जैसे मैंने बताया कि ये नेफ्थलीन की जो गोलियाँ हैं कीड़े मार, इनको बनाने में इस्तेमाल होगा, या फिर एयर फ्रेशनर्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं हम। ड्राई आइस
मुख्तलिफ़ किस्म की स्टोरेज, जो फूड स्टोरेज होती प्रोडक्ट होती हैं उनको स्टोर करने के लिए ड्राई आइस यूज़ हो रही होती है। इस तरह के प्रोसीजर में सब्लिमेशन का काम अहम होता है। मेथड ऑफ सब्लिमेशन में अगर हम देखें दो तरीके से है, एक एट नॉर्मल प्रेशर, एट रिड्यूस प्रेशर। यहाँ पे हम नॉर्मल प्रेशर देखेंगे। एट नॉर्मल प्रेशर सॉलिड मटेरियल्स टू बी प्योरीफाइड इज़ टेकन इन चाइना डिश। हम चाइना डिश लेंगे एक और उसमें सॉलिड मटेरियल लेंगे। देन द चाइना डिश इज़ प्लेस्ड इन सैंड बाथ और हम उसको सैंड बाथ के ऊपर रख देंगे। यहाँ पे एक सैंड बाथ होगा। देन आ फनल कंटेनिंग विथ फिल्टर पेपर, एक फ़नल लेंगे हम, ये फ़नल है और इसके ऊपर विथ फिल्टर पेपर लगा देंगे। इज़ इन्वर्टेड एज अ चाइना डिश इज़ हीटेड और इसको इस चाइना डिश के ऊपर इस तरह इन्वर्ट कर देंगे। आफ्टर सम टाइम द क्रिस्टल्स ऑफ प्योर लिक्विड विल अपीयर ऑन अ सरफेस ऑफ विथ फिल्टर पेपर। कुछ टाइम गुजरने के बाद जो गीला फ़िल्टर पेपर लगा हुआ है उसके ऊपर क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे, बारीक बारीक क्रिस्टल्स अपीयर होना शुरू हो जाएंगे उस फिल्टर पेपर के ऊपर। सो प्योर सॉलिड इज सेपरेटेड फ्रॉम इम्प्योरिटीज़ और ये जो क्रिस्टल्स हमें नज़र आ रहे हैं ये हमें प्योर हमारे पास प्रोडक्ट हासिल हुई है जो कि इम्प्योरिटीज़ के बिना है। दिस यूज़ टू मेक प्रोडक्ट मोर स्टेबल। ये सब्लिमेशन का वो तरीका है जो लैब में अपनाया जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है, हमने इससे पहले एवेपोरेशन पढ़ा, देन हमने वेपोराइजेशन पढ़ा हमने सबसे पहले और फिर हमने सब्लिमेशन। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में ही देखिए फेस चेंज हो रहा है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में तब्दील हो रहा है फिज़िकली तौर पर। पेरेंट्स हम देखें सब्लिमेशन एंड एवेपोरेशन आर सिमिलर इन डेट दे आर बोथ फेस चेंज। दोनों में फेस चेंज होता है, देखिए बट डेट्स वर द सिमिलरिटी एंड, लेकिन सिमिलरिटी बस इतनी ही है कि फेस चेंज हो रहा है। अदरवाइज सब्लिमेशन कम फ्रॉम सॉलिड चेंज टू गैस, लेकिन सब्लिमेशन में क्या होगा, सॉलिड जो है चेंज हो जाता है गैस में, जबकि एवेपोरेशन में क्या देखने में आता है, एवेपोरेशन चेंज कर देता है इस लिक्विड चेंज टू गैस। अब आपको समझ में आई बात? सब्लिमेशन में सॉलिड चेंज होता है गैस में, सब्लिमेशन प्रोसेस में सॉलिड चेंज होता है गैस में, लेकिन एवेपोरेशन का अमल जो हमने पढ़ा था, एवेपोरेशन के मेथड के अंदर हमने देखा था कि एवेपोरेशन के मेथड में हमने देखा था कि लिक्विड चेंज होता है गैस में। वहाँ सब्लिमेशन में सॉलिड चेंज होगा गैस के अंदर, एवेपोरेशन में चेंज होगा लिक्विड गैस के अंदर। ये डिफरेंस है दोनों के अंदर, एवेपोरेशन प्रोसेस में एंड सब्लिमेशन प्रोसेस में। देखिए हम डिफरेंट किस्म के प्रोसीजर